नमस्कार, बीवीएम खबर 24 आवर्स देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं शालू तंवर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा माई भारत के माध्यम से विकसित भारत पदयात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, एकता की भावना तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रबल करना है। यह जानकारी युवा सशक्तिकरण विभाग एवं खेल मंत्री गौरव गौतम ने सेक्टर 16 स्थित मैकपाई टूरिज्म परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। पहुंचे हैं, प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ है सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर पूरे भारत में पदयात्रा निकलेगी। हर लोकसभा में पदयात्रा होगी और ये एकता, अखंडता का संदेश देगी। जिस प्रकार से सरदार पटेल जी ने देश को अखंड और एकता के सूत्र में प्रो कर रखा, किस प्रकार से उनका राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, किस प्रकार से उनके विचार थे, किस प्रकार से उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश देने का काम किया, उसको हर युवा को, आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ इतिहास ऐसे होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पता होने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती रहे। इसी को नियमित लेके 150 कब से कब तक? 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी और इसमें लाखों करोड़ों युवा पूरे देश भर में इस यात्रा से जुड़े। ग्रेटर नोएडा में रेलवे फाटक पार करते समय दर्दनाक हादसा, बाइक सवार युवक की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। आपको बता दें कि हादसा दादरी थाना क्षेत्र के बोड़ाकी गांव के पास हुआ। वहीं युवक की पहचान दतावली गांव निवासी तुषार के रूप में हुई है। बताया गया है कि ट्रेन ने पहले बाइक को और फिर युवक को टक्कर मारी। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली के थाना नंदगढ़ इलाके में रिया नाम की लड़की को चाकू से गोदकर हत्या कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक तरफ प्यार में युवक ने रिया को चाकू से गोदकर मार डाला। रिया अपने घर के पास समोसे खरीदने गई थी और वहीं पर युवक पहले से मौजूद था और जैसे ही लड़की अपने घर के गली के पास जाती है, वैसे ही युवक रिया को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार देता है और मौके से फरार हो जाता है। सोनू। क्या पता चला आप लड़की के साथ? लड़की कौन है आप? लड़की मेरे को बुआ कहती है। तो क्या पता चला था रिया के साथ क्या हुआ? कि सुबह तो लड़की को मैंने सही देखा था, वो राशन की दुकान पे जा रही थी। उसे मैंने रोका, मैंने कहा जा रही? कह रही बुआ मैं भी आ रही हूँ, मैं राशन की दुकान पे जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर वो अपने घर के आगे खड़ी हो गई, आके राशन की दुकान नहीं खुली हुई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा, मैंने मेरी चोटी कर दी हो। कह रही बुआ तुम नहा लो, मैं कर दूंगी। फिर उसके बाद बस सिर्फ मुझे मेरी उससे जब भी बात हुई है, फिर मैं नहाने चली गई। जी वो लड़का जो उसका नाम है आकाश, उसने उस लड़की का बहुत बुरा हाल करा, चाकू मार मार के। कहाँ चाकू मारा है? लड़की घर से बाहर? बोलना चाहेगा। मेरे पास वो रहती थी, आती थी, जाती थी मेरे पास किस वक्त की बात है? पता क्या चला था आपको? लड़का गली के अंदर आया था, क्या देखा हुआ? जी मैंने लड़के को नहीं देखा, मैं नहाने चली गई थी। मैंने लड़की को ही देखा बस सिर्फ। रिया को किस चीज से मारा था? जी ये तो मुझे मालूम नहीं। वो यहीं पर ही आता क्या है। नाम? आपका नाम बताइए आप। अमित। अमित, क्या हुआ, क्या पता चला? सर हम तो यहाँ घर में थे, भी सो के उठे थे तो आया, यहाँ से चिल्लाता भगाया था वो। तो उसने ये बताया कि मैंने मर्डर कर दिया। अब ये ऐसे दिल्ली के अंदर ऐसा ही होता रहेगा तो ये बीजेपी सरकार क्या करेगी फिर? किसने मर्डर कर दिया? कौन चिल्लाता गया? एक लड़का यहीं से गया था, यही का रहने? आकाश नाम है उसका। यही रहता है? हाँ जी। और सर वो चाकू वहाँ पे तो 10-15-20-15 मिनट बाद पता चला कि लड़की वहाँ मरी पड़ी है। वो ये सब ढूंढ गया, इसकी मम्मी और इनका जी कोई सहारा नहीं है। वो लड़की अकेली थी, उसने उसको ही खो दिया घर से। अकेले थी वो लड़की थी, उसकी परिवार में अकेली थी। एक भाई है उसका छोटा, 12-13 साल का, वो भी नानी के। उसको कस से कड़ी सजा मिली जाए।
दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने करीब 250 करोड़ रुपए की 4 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें मुख्य योजना इंदिरापुरम और वसुंधरा एलिवेटेड रोड पर स्लिप रोड बनाने की योजना शामिल है। इसके साथ ही राजनगर एक्सटेंशन की 3 नई सड़कें 45 मीटर, 24 मीटर और अन्य कनेक्टिंग रोड की भी स्वीकृति मिल चुकी है। इन परियोजनाओं से शहर की यातायात व्यवस्था सुधरेगी और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। प्रदेश भर की अवस्थापना सुविधाओं की समीक्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गाजियाबाद जनपद को एक विशेष तोहफा दिया गया है। इस विशेष तोहफे में हमें 250 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं की स्वीकृति उनके कर कमलों से प्राप्त हुई है। इसमें हमारे 4 प्रोजेक्ट्स हैं। चारों प्रोजेक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो इंदिरापुरम और वसुंधरा में राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड पे जो स्लिप रोड का निर्माण है उसके रूप में है। इसके अतिरिक्त हम लोगों को राजनगर एक्सटेंशन की 3 सड़कों की स्वीकृति शासन से मिली है, जिसमें राजनगर एक्सटेंशन में 45 मीटर के रोड, 24 मीटर के रोड और एक अन्य रोड की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। इससे न केवल हम लोग यातायात और ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझा सकेंगे, अपितु गाजियाबाद के लिए एक नए अवस्थापना का निर्माण करते हुए इसमें विकास को अट्रैक्ट कर पाएंगे, निवेश को आकर्षित कर पाएंगे। मैं इसके लिए सभी का जनपद गाजियाबाद की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दिवाली के त्योहार को देखते हुए मिठाइयां और अन्य खाद्य उत्पादों की मांग में काफी तेजी आई है। इसी के चलते मिलावट की आशंका को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग 5 विशेष जांच टीमों का गठन किया है, जो लगातार बाजारों में जांच अभियान चला रही है। सर, फेस्टिव सीजन है, दिवाली आने को है, ऐसे में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं अक्सर। फूड विभाग की तरफ से किस तरह की तैयारी की गई है, कितनी टीमों का गठन आपने जिले में किया है और किस तरह की कार्रवाई देखने को? देखिए, जो दीपावली पर्व के अंतर्गत जो खाद्य पदार्थों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे में मिलावट की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग जो है पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई कर रहा है और उसमें पूरे जनपद को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। तो 5 टीमें कार्य कर रही हैं और इसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की जो है टीम बनाई हुई है और ये लगातार कार्रवाई कर रही हैं। सर, ये पता कैसे चले कि ये मिलावट की चीज़ें हैं? आम जनता कैसे पहचाने अगर उसको फ्री खरीदने जा रही है कि इसमें मिलावट है? देखिए, आम जनता से जो हमारी अपील है कि वो जो है कि पैकेट बंद आइटम्स को खरीदने में अपनी प्राथमिकता दिखाएं और पैकेट बंद आइटम्स का फ़ायदा ये होता है कि उस पर मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट और जो एक्सपायरी डेट है, यूज बाय डेट है, बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग का जो एड्रेस है, उसके लाइसेंस नंबर की सूचना होती है। तो अगर कहीं कोई इस तरह की उसमें गड़बड़ी होती है तो उसको ट्रेस किया जा सकता है और एक प्रभावी कार्रवाई हो सकती है। तो एक तो इसका ध्यान रखें, साथ ही साथ जो खाद्य पदार्थ हैं उनके जो कॉमन जो मिलावट हो सकती है उसका भी एक जो बेसिक नॉलेज जो है लोगों को रहता है और हालांकि उसमें और भी चीज़ों को ऐड करने की उसमें ज़रूरत है। और जैसे एक सामान्य सी बात है, कोई मिठाई है या ये ख़राब है तो वो बदबू या उससे जो है कि सूंघ करके चीज़ें कोई उसकी आइडिया लगती है कि इसकी क्वालिटी कब की है, कब का बना हुआ हो सकता है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि जो खाद्य कारोबारी हैं वो भी इस बात की जो पेरिसेबल टाइप का आइटम है उस पर इस तरह की सूचनाएं अंकित करें कि ये कब का बना है या कितने दिनों में इसका प्रयोग कर लिया जाए, तो कस्टमर्स को इसमें आसानी रहती है। आखिरी सवाल सर, कि दीपावली आती है, त्योहार आते हैं तो टेंट लगा कर मिठाइयाँ जगह जगह पर बेची जाती है। क्या ऐसी जगह पर मिठाइयाँ खरीदनी चाहिए जिनका कोई FSI नंबर नहीं होता है, रजिस्टर्ड नहीं होते हैं कहीं? हाँ, ये हमने पहले भी बताया है कि जो रजिस्टर्ड शॉप हैं उनसे मिठाइयाँ लें और साथ ही साथ जो ये टेम्प्रोरी जो मिठाइयों की जो दुकानें हैं उस पर भी हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम है उस पर कार्रवाई कर रही हैं और जो भी अभी उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ से मिठाइयाँ बन रही हैं उस पर हम लोग अभी लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं और उसके इंस्पेक्शन हो रहे हैं। तो हम अभिसूचनागत कार्रवाई कर रहे हैं और उन पर भी जो है नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाएगा ताकि सुरक्षित खाद्य और पेय पदार्थ आम जनमानस को प्राप्त हो सके।
यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार बनी आग का गोला, धू धू करके एक्सप्रेसवे पर जली स्विफ्ट कार। वही कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। जेवर से ग्रेटर नोएडा जा रहा था युवक। पूरा मामला दनकोर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अपना लगी नहीं गलगोटिया के सामने आग लगी स्विफ्ट कार में। गलगोटिया के सामने आग लगी स्विफ्ट कार। देश की राजधानी दिल्ली में एक कलयुगी शिक्षक ने अपने छात्र को सिर्फ होमवर्क नहीं करने के लिए लात घूसों से उसकी जमकर पिटाई की है। उसके बाद क्लास का कमरा बंद करके डंडे से भी उसकी पिटाई की। पिटाई के दौरान लगातार गंदी गंदी गालियां भी दी गई हैं। शिक्षक को एक तरफ भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो घटना सामने आई है उसने शिक्षक और छात्र के इस रिश्ते को तार तार कर दिया है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कार्तिक चौधरी है। कार्तिक, क्या घटना हुई थी आपके साथ? ये मेरे साथ ट्यूशन में मार पिटाई की गई थी मेरे टीचर के द्वारा, क्योंकि मैं 4 दिन तक जो है ट्यूशन नहीं गया था, गांव गया था पेरेंट्स के साथ। उस बीच 4 दिन में उन्होंने कोई होमवर्क दिया था, तो वो होमवर्क मेरा नहीं हो पाया था। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे होमवर्क सीट नहीं मिली है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उठक बैठक लगाऊँ। उठक बैठक लगाते टाइम मैंने उनसे कहा कि सर मुझे सीट नहीं मिली थी, तो मेरी गलती क्या थी। तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ के मेरे सर पे और छाती पे मुक्कों से हमला किया। उसके बाद उन्होंने डंडा मंगाया अपने नौकर से और डंडे से फिर मेरी कमर पे और टांगों पे वार किया। तो उसके बाद फिर मेरे पापा को आने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो है इस बारे में किसी को भी घर पे या कहीं ना बताऊं, वरना मेरी लाइफ खराब कर दूँ। किस तरह आपको क्या आपसे मार रहा था? मुझे कितने देर तक आपके साथ मारते? मेरी ट्यूशन की छुट्टी लगभग 8:07 पे हुई थी और पापा मेरे 8:45 के आसपास आए थे। उस बीच तक मैं लगातार पिटा था। अच्छा, क्या इससे पहले भी मारपीट आपके साथ हुई थी? क्या आप मारते थे और छात्रों को भी मारते थे, और आपको भी क्या इससे पहले मारता था उन्होंने? जी, इससे पहले भी उन्होंने कई बार मार पिटाई की है मेरे साथ भी, कई बच्चों के साथ। वो पहले भी बच्चों को मतलब किसी बच्चे को पीटते थे ताकि बाकी बच्चों में डर बैठ जाए उस चीज़ का। अच्छा, तो उसमें क्लास में बच्चे भी होते होंगे, उनके सामने ही मारपीट करते थे? जी, बच्चों के सामने ही वो मारपीट करते थे। लैंग्वेज उनका किस तरह का था? क्या लैंग्वेज वो बहुत गालीबाजी बोलते थे। मतलब बिहार से वो रहने वाले थे, तो मतलब नॉर्मली काफ़ी गाली बातें करते थे। धमकियाँ भी देते थे किस तरीके की? जी, धमकियाँ भी वो देते थे कि हम जो है इतने हमारे पापा ने मर्डर किए हुए हैं, और अगर किसी बच्चे को हम बोलते हैं कि सब मुझे कोचिंग, उन्हें पता चलता है छोड़ने की सोच रहे हैं बच्चे, तो बच्चों को बोलते थे कि अगर तुमने कोचिंग छोड़ भी दी, तुम्हारे जैसे और बाद में और काफ़ी बच्चे आएंगे, हम जो है अगर तुम नहीं भी आओगे तब भी 11 लाख महीना कमा रहे हैं, हमारी कोचिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके साथ में जब मारपीट आई हुई तो क्या आपने घर पे आकर मम्मी पापा को बताया? जी, मैंने घर पर आकर मम्मी पापा को नहीं बताया था, क्योंकि मुझे डर उस चीज़ का बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे पहले ट्यूशन में धमकी दी थी आने से। तो अगले दिन पापा ने मुझसे पूछा था कि जो है निशान कैसे हो रहे हैं मुँह पर, कमर पर, तब पता चला था। गाजियाबाद में सोमवार शाम को 2 सिपाहियों ने बीच मार्केट में जमकर उत्पात मचाया। पहले बियर शॉप में पूरी बोतल शराब पी और बिरयानी खाई। उसके बाद वर्दी में ही गालियां देनी शुरू कर दी। इसी बीच एक युवक पर बेल्ट बरसाने लगे। सिपाहियों की गुंडे की वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद दोनों को फिलहाल जो है निलंबित कर दिया गया है।
सीजन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जबरन वसूली के मामले में 5 सूदखोर गिरफ्तार। 20% ब्याज पर रुपए देकर कर रहे थे अवैध वसूली। 7 लाख देकर वसूले 15 लाख रुपए। 15 लाख वसूलने के बाद भी दे रहे थे परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी। और इसी के में ऐसे सूदखोरों को गिरफ्तार किया, क्या है ये मामला? इस मामले में शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन की टीम को एक व्यक्ति के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट फाइल की गई थी और उनके द्वारा अपनी कंप्लेंट में बताया गया था कि अगस्त 2024 में करीब 5-6 लोगों से उसने 7 लाख रुपए उधार लिए थे। जो इन लोगों के द्वारा इस उधार लिए गए पैसे की एवज में 7 लाख जो उसने लिए थे उससे 15 लाख रुपए अभी तक वसूल किए जा चुके थे और फिलहाल भी उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और ज़बरदस्ती उसके ऊपर और दबाव बनाया जा रहा था कि वो 25 लाख रुपए इनको और पे करे। तो इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी संबंधित सेक्शंस में। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद कुल मिलाकर के 5 अक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट किए जो अक्यूज हैं उनमें से सबसे पहले जो अक्यूज है वो कृष्ण है और वो रोहतक के अजीत कॉलोनी का रहने वाला है। बाकी जो 4 अक्यूज हैं ये रोहतक के कबूलपुर गाँव के रेजिडेंट हैं, जो इनकी पहचान हिमांशु, संजय, प्रवीण और ललित के रूप में हुई है। इन सभी 5 अक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और विक्टिम ने जो बताया है कि करीब वो 7 लाख रुपए की एवज में इनको 15 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुका है। इसके अलावा इन अक्यूज के द्वारा उसकी तथा उसकी फैमिली के कुछ ब्लैंक चेक और करीब 15 लाख रुपए के साइन चेक रखे गए हैं, जिनको ये दुरुपयोग करने की धमकी देते हैं। घटना के दिन इसके अलावा 7 सितंबर को ये लोग उनकी दुकान पर गए और दुकान पर जाकर के करीब 64,000 रुपये इनके द्वारा छीनने का प्रयास किया गया और वहां पर उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा अब तक जो 5 अक्यूज हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। फर्दर जो मामले की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। गुरुग्राम में किस तरह का अपना ऑफिस चला रहे हैं? ठीक है, अभी तक की जो इंटरोगेशन एक्यूज से की गई है उसमें मालूम हुआ है कि ये वर्ष करीब 2023 से ये इस तरह के काम धंधे में संलिप्त है, जो कि लोगों को पैसा ब्याज पे देते हैं और उसकी एवज में उनसे मोटा वो ब्याज वसूल करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। एक्यूज से इंटरोगेशन में मालूम हुआ है कि इनके पास ना तो कोई बैंकिंग कंपनी का या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का कोई भी लाइसेंस या कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है और अगर कोई अन्य भी व्यक्ति इस मामले में संलिप्त होगा तो उसको भी अरेस्ट करके पुलिस मामले का फर्दर जो प्रोसीडिंग पूरी करेगी। गुरुग्राम में तमाम ऐसे फाइनेंसर है जो उनका ब्याज पे पैसे देते हैं और वो नहीं चुका पाते तो उनको जान से मारने की धमकी और ऐसे हैरेसमेंट करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना है? देखिए, आप लोगों के माध्यम से यही संदेश हम आम लोगों को देना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको इस तरीके से परेशान करता है, आपके ऊपर जबरदस्ती पैसा देने का दबाव बनाता है, तो आप उसकी शिकायत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा करके करें और गुरुग्राम पुलिस इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहेगा BVM खबर 24 आवर्स। नमस्कार।